इस बार भी इस करमजली के पेट में लड़की है। कैसी मनहूस है, अपने पति को वारिस तक नहीं दे पा रही है। माँ, आपको कैसे पता कि इस बार भी लड़की है? हॉस्पिटल की नर्स को ढेर सारा पैसा दिया, तब जाकर उसने इसकी लिंग जांच कर मुझे बताया। मगर माँ, ये तो गैर कानूनी है। किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तू क्या चाहता है, फिर से 9 महीने इसकी सेवा करूं और हजारों रुपए में एक लड़की और घर लेके आ जाऊं? फिर तू सारी जिंदगी इसकी खिदमत कर और उसके दहेज के लिए पैसे जुटा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तो माँ, आप क्या करोगी? अरे करना क्या है, इस मुसीबत से छुटकारा पाना है, और क्या। मगर माँ, कोई मावा नहीं, मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। मगर उसे मालूम पड़ेगा तो वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। कैसे तैयारी होगी? अरे उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तू बस कल सुबह उसे डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए बोल देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ सोना बहुत परेशान थी। 2 बेटियों के होने के बाद वो तीसरी बार माँ बनने वाली थी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए कह दिया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी कि तीसरी बार भी माँ बन सके। उसके बहुत मना करने के बावजूद पति राहुल अपनी माँ की जिद के आगे हार गया और उन दोनों को अपने तीसरे बच्चे के बारे में सोचना पड़ा। मगर उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो घर के रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी। सोना, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी तुम्हारा इतना ख्याल तो रखती है। कल तुम्हारे लिए डॉक्टर का स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। सोना को राहुल की बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होगा। वो नहीं जाना चाहती थी, मगर राहुल की जिद के आगे सुबह तैयार होकर अपनी सास के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। ममता जी ने डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखा था, इसलिए उनके जाते ही नर्स उसे ओटी में ले गई और ऑब्जर्वेशन की तैयारी करने लगी। बेहोशी की हालत में सोना को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर सोना की शारीरिक कमजोरी के कारण उसे बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने लगा, जिसे देखकर नर्स और डॉक्टर दोनों डर गए। डॉक्टर, अब क्या करें? इसकी तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ओ पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करो, इसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, वरना इसकी हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर के कहते ही नर्स तुरंत ओटी से बाहर निकली और ब्लड का इंतजाम करने में लग गई। दूसरी तरफ सोना की हालत गिरती जा रही थी। नर्स ब्लड लेकर पहुंच पाती उसके पहले ही सोना मर चुकी थी। वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। कमजोरी के कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, हम उसे नहीं बचा पाए। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर राहुल तो टूट सा गया, मगर ममता जी खुश हो गई। अब वो अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हो गई थी। अरे क्यों फिक्र कर रहा है तू? क्या कमी है तुझमें? तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। अभी इसके मायके वाले को फोन कर, उस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। सोना का अंतिम संस्कार कर जब राहुल घर लौट रहा था, तब अचानक साफ मौसम में तूफान आ गया। तेज तूफान के कारण राहुल की गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। बारिश के कारण कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी सोना सामने खड़ी है। उसने तुरंत झटके से ब्रेक लगाया, मगर गाड़ी उसकी पत्नी से जाकर टकरा गई। सोना, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए राहुल सोना को ढूंढने के लिए सड़क पर उतर गया। वो जोर जोर से आवाज देकर बीच सड़क पर बैठे बैठे रो रहा था। तेज बारिश और हवा आंधी के बीच कार के दरवाजे खुले और ऐसा लगा कि मानो कोई ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया हो। कुछ ही पल के बाद मौसम एकदम साफ हो गया। तभी राहुल के मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आया। फोन की आवाज से राहुल को जैसे होश आया और वो सड़क के बीच में उठकर वापस कार में बैठ गया और घर पहुंच गया। पानी में भीगे हुए राहुल के पैरों की छाप घर में बन रही थी और उसके पैरों के साथ ही 2 पैरों की छाप और बन रही थी, मगर वो पैर उल्टे थे। सोना को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। ममता जी तो जैसे सोना को भूल ही गई थी। वो राहुल की दूसरी शादी करने की तैयारी में थी, मगर राहुल और उसके दोनों बेटियां
आज भी सोना को बहुत याद करते थे। उसी रात